नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला। और आज भी एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर खुलकर बात करेंगे। और इस जो आज टॉपिक है उसके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारी दलीलें हैं, तो वो सारी दलीलें आपके सामने रखेंगे। और मोदी सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, बता ही देता हूं आपको, वन नेशन वन इलेक्शन। अब छुपा हुआ क्या है इसमें? कैबिनेट ने पास कर दिया वो प्रस्ताव। अब पूरे देश में एक साथ चुनाव, मतलब विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे। देश में जितनी भी विधानसभाएं 30 के करीब, सबके इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ होंगे, वोट एक साथ पड़ेंगे। ऐसा हुआ करता था हमारे देश में 1967 तक। फिर उसके बाद क्रम टूटता गया जब सरकारें बीच में टूटना शुरू हो गई, और उसके बाद से फिर हर ये कैलेंडर जो है हमारा बिगड़ गया। राज्यों के अपने टाइम पर होने लगे। अभी भी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का पहले हो जाता है, अगर वहां पर सरकार गिर जाती है। तो बहरहाल अब मोदी सरकार कह रही है नहीं साहब, ये जो परंपरा थी, अच्छी परंपरा थी, इस पर वापस लौटिए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बात तो है, जितना हमने खास तौर पर विपक्ष की दलीलें सुनी है, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि दो लाइनें कह रहा हूं, उसमें ही आप समझ जाइए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आप में दम है, आपके वादों में दम है, आपकी गवर्नेंस में दम है, आपकी नीयत में दम है, आपके विजन में दम है, तो जनता आपके साथ रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं लॉटरी है साहब, ये तो सेंटर के पास बड़ा मुद्दा आया तो विधानसभाएं बह जाएंगी। किसी विधानसभा में अगर कोई बहुत बड़ा लोकल इशू आ जाएगा तो वो तो नेशनल जो परसेप्शन है वो धुल जाएगा। हमारे देश में तो ऐसा होता आया है। आज भी लोकसभा के साथ बहुत सारे विधानसभाओं के चुनाव होते ही हैं, और लोग उसमें अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। विधानसभा में किसी की सरकार बना देते हैं, लोकसभा में किसी की सरकार बना देते हैं। तो ये सारे तर्क हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी, शांतनु जी का स्वागत। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। और आप आज के प्रोग्राम में अपने व्यूज, अपने कॉमेंट्स, अपने सवाल #कॉफी पर कुरुक्षेत्र के नाम से हमको लिख करके दीजिए, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर ये फैसला एक तो दाद एक तो ये देनी पड़ेगी, बहुत शोर 240 वाली सरकार, बैसाखियों वाली सरकार, मोदी जी थम ही नहीं रहे, एक के बाद एक। पहले वक्फ बिल कर दिया, वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं कर देंगे। अभी परसों होम मिनिस्टर ने कहा था कि लागू करेंगे इसी टर्म में, आज कैबिनेट से पास करवा दिया। अब तो यूसीसी रह गया, मुझे लग रहा है वादों में इस साल बात चल रही है। रेड फोर्ट की स्पीच में था वो। मतलब कहीं भी कोई दबाव कह लीजिए या रुकावट कह लीजिए, या ये कि भाई अपने 272 नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर कुछ नहीं दिख रहा इस सरकार के ऊपर। ऐसा है कि ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि मोदी ने अपनी ज़िंदगी में, राजनीतिक करियर में पूरे कभी गठबंधन की सरकार चलाई ही नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो चला ही नहीं सकते इस सरकार को। तो उनको जवाब है। दूसरा उन लोगों को जवाब है जो कह रहे थे कि 240 पर वो मोदी नहीं रह जाएंगे जो 303 पर या 283 पर थे। तो राहुल गांधी रोज बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस गिरा दिया है हमने, निराश दिखते हैं, हताश दिखते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लिया। तो उन सब लोगों के लिए जवाब है। और आप 240 की और संख्या की बात कर रहे हैं, कौन सी संख्या थी जब 370 खत्म किया था? राज्यसभा से शुरू किया, जहां पूरी तरह से माइनॉरिटी में थे, न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए भी, वहां इंट्रोड्यूस किया जहां सबसे मुश्किल है। तो जो सबसे मुश्किल काम होगा वो मोदी करेंगे, ये मैसेज है। कहते तो अभी भी रहे लोग कि नहीं करा पाएंगे, पास कहां से कराएंगे इसको, राज्यसभा में नहीं पास करा पाएंगे। तो यही तो 370 के बारे में कहा जाता था, कहां से पास कराएंगे, कभी होगी ही नहीं मेजॉरिटी इनकी राज्यसभा में, निकट भविष्य में तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखिए जीएसटी का बिल ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से पास हुआ दोनों हाउसेज में। कब कौन सी राज्यसभा में मेजॉरिटी थी उस समय? और उस बिल को अब पास हो गया है, कानून बन गया है, तो हम लोग शायद उसके महत्व को और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझते हैं। स्टेट के पास दो ही पावर है, एक लॉ एंड ऑर्डर की जब पुलिस हाथ में होती है, और दूसरा टैक्स, फाइनेंशियल पावर। आजादी के बाद पहली बार हुआ कि स्टेट्स ने अपनी फाइनेंशियल पावर सेंटर को सरेंडर कर दी। और ऐसे समय में जब इतनी डिवाइसिव और इतनी बटी हुई पॉलिटिक्स थी, एक पार्टी की सरकार में संभव था। कांग्रेस जब उसकी हेजमनी थी, बड़ा आसान था। बीजेपी के हर प्रदेश में सरकार होती, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार, अलग अलग आइडियोलॉजी वाली सरकारें, बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर सरकारें। ऐसे में इस बिल को पास कराना, ये आज बड़ा जब हो गया तो बहुत आसान लगता है। बहुत बड़ा काम था। हाँ, बहुत बड़ा काम था। उसी की तरह इसमें भी उसी की तरह से इसमें आप जरा सा जो
रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें जो रिएक्शन है अलग अलग पार्टियों के, लाया हूं जी। हाँ, तो उसमें जो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और उसके अलावा रजिस्टर्ड पार्टी, इन सबको बुलाया था। लगभग 2/3 ने उसका समर्थन किया। सर 62 प्रतिक्रियाएं मिली थी और इसमें से 47 प्रतिक्रियाएं मिली थी। पार्टियां 62 थी टोटल, कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया इसलिए राय नहीं दी, तो 47 प्रतिक्रियाएं मिली। हाँ में 32 है, नहीं में 15 है। और जो नहीं में है, मतलब कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस ऑब्वियस रीजन से विरोध करेगी, उसका कोई सैद्धांतिक विरोध का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस आज अगर सेंटर में होती तो शायद विरोध न करती। टीएमसी की बात करते हैं। टीएमसी का, उस पर ममता बनर्जी ने लिख के भी उनकी पार्टी ने दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आया कि उनको पूरा इशू जो है क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर केंद्र की सरकार गिर गई, तब कैसे रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या हमारी सरकार फिर बर्खास्त कर दोगे? किसी राज्य में गिर गई तो क्या सब सरकार बर्खास्त कर ये सब के लिए तो कमेटी बनाई थी। कमेटी बनाई गई है, सुझाव आए हैं। और ये बताएं, ये आज का मामला नहीं है। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो आडवाणी जी ने ये प्रस्ताव रखा था। उस समय कई सरकारें गिर चुकी थी, गुजराल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, वीपी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है देश के लिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, 2 चीजें होनी चाहिए। एक, कंपोजिट वोट, यानी अविश्वास प्रस्ताव के साथ विश्वास प्रस्ताव है, जो यूरोप के कुछ देशों में है। और उसके अलावा अगर कोई विधानसभा या लोकसभा भंग होती है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव हो। लेकिन वो उस समय माना नहीं गया। जब कांग्रेस पार्टी में मतलब ये भी बीजेपी का पुराना एजेंडा है। पुराना एजेंडा है। और इसका लगता है मोदी शाह ने कुछ इस बात बाकायदा जो है वो रिटर्न प्रपोजल दिया था बीजेपी ने। ठीक है। दूसरा, ये कंपोजिट वोट का एक्सपेरिमेंट जो है एक बार हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपको याद होगा कि कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी थी रमेश भंडारी ने। 24 घंटे के लिए जगदम्बिका पाल जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो सारे विधायकों को लेकर कल्याण सिंह दिल्ली आए, अटल जी और सारे विधायक सांसद बीजेपी के धरने पर बैठे, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव होगा लेकिन कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल किसी को बुला लेंगे कि आपके पास कितने हैं, उसके आधार पर शपथ दिला देंगे, फिर वो जो है अपना बहुमत साबित करेगा। उनका हाउस अपना लीडर चुनेगा, कोई कैंडिडेट नहीं होगा। कि कितने लोग उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, ये कुछ नहीं होगा। सदन यानी विधायक चुनेंगे कि वो आप किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं, वो उसको गवर्नर बुलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा। और कहा कि इस पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो हुआ था, उसमें कल्याण सिंह चुने गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज पहले हुई नहीं है। लेकिन असली सोचने की बात है कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है। पार्टी का इंटरेस्ट तो आज जो सत्ता में है उसका दूसरा होगा, जो अपोजिशन में उसका अलग है। कल बदल जाएगा तो उनका इंटरेस्ट भी उस हिसाब से बदल जाएगा। वो कंसिस्टेंसी आपको पार्टियों में नहीं दिखाई देगी कि हम कहाँ खड़े हैं, उसके हिसाब से हमारा स्टैंड तय होता है। नेशनल इंटरेस्ट में है कि आप हर साल चुनाव करा रहे हैं। कुछ साल में तो जो है 6-6 महीने में चुनाव हो रहा है कहीं। तो एक बात जो प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कही कि देखिए, समस्या सिर्फ ये नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उनका इलेक्शन कमीशन बड़ी चतुराई से काम करता है, बहुत एफिशिएंटली काम करता है। वो किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो गुजरात और महाराष्ट्र के जो सबसे एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं उनको वहां बुलवा लेता है। बोले हाँ, वो हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो रहा, हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रहा है। ठीक है। तो ये लगातार जब होता है, खर्च भी बढ़ता है, पार्टियों का भी खर्च बढ़ता है। मान लीजिए विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो अब चुनाव प्रचार के लिए विधायक का जो चुनाव लड़ रहा है उस और सांसद का भी, उसको कम खर्च करना पड़ेगा अपेक्षाकृत। एक साथ काम हाँ, एक साथ काम हो रहा है कि मतलब 6 लोग प्रचार कर रहे हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 6 को जीतना है। अगर वो 5 में से 3 जो है जीत जाते हैं, मतलब अपनी पार्टी को वोट दिला लेते हैं और अपना जो सांसद का उम्मीदवार है उसको भी दिला लेते हैं, तो वो जीत गया। तो इसलिए खर्च कम होगा, पार्टी का खर्च कम होगा। और इतना बड़ा पैराफर्नेलिया जो इलेक्शन कमीशन का होता है,
ट्रूप्स का मूवमेंट हो रहा है, अफसर नियुक्त हो रहे हैं, सब एक ही बार होगा। हाँ, सब एक ही बार होगा। ठीक है। अच्छा देखें, सरकार तो मन बना ही लिया, सरकार ने काम हमको करना है, तो उसके जो लॉजिक हैं वो तो हैं। अब जो लोग नहीं चाहते कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, उनका तर्क क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसे कि संविधान में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीजों के बारे में वो तो जब ये आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा ही, कर देंगे और वो कहने लगेगा उसके बाद से संविधान। ये भी तर्क दिया है विपक्षी दलों ने जो इसके विरोध में कि देश में पर्याप्त ईवीएम नहीं है। भाई ले लेंगे तो बन जाएंगे तो बन तो जाएंगे। कोई तर्क ही नहीं हुआ। ये भी कहा गया है। सौरभ 2019 का इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन, कमेटी में भी आया, कमेटी की सिफारिश में भी है। 2019 के इलेक्शन में 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो एक बार का 500 करोड़ रुपए खर्च और होगा जो रहेंगे। ये वाला सबसे मजेदार है अगले वाला, कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को भंग करने का अधिकार है 356 के तहत। इस अधिकार के होते हुए एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते। बड़ा वो मतलब सरकार का एक हथियार बेकार हो जाएगा। वो मान रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। इसी परिस्थिति में जो है सरकार भंग कराई जाएगी। जो स्टेट नहीं चाहेगा उसको कैसे भंग कर देंगे आप? जी, ये जो मैंने बोला भी था शुरुआत में कि संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे छोटे हो जाएंगे या इसका उल्टा हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टियों का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा और राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी होती जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियां सिमटती जाएंगी। ये अभी ओवैसी साहब भी बोल रहे थे। और बड़े राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और पार्टियों से जुड़ी लहर का राज्यों के चुनाव पर असर पड़ सकता है। ये भी एक इसके काउंटर एग्जाम्पल्स हैं। उड़ीसा में 2019 में बीजेपी को अच्छी सीटें आई, लेकिन विधानसभा जीत गए। दिल्ली चुनाव बिल्कुल 2-3 महीने बाद, 4-5 महीने बाद होता है, 7 सीट भाजपा को आई, वो पूरी सीट हार गई। तो जनता का विवेक है, जनता को पता है कि मेरे इस वोट से प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे ख्याल से बहुत ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और मेरे ख्याल से देखिए, आप किसी ने भी सोशल, मुझे इस बात का पहली बार पता लगा, मैं 2012 में ललितपुर झांसी एरिया में यूनिसेफ के लिए काम करता था। मुझे डीएम से नोटिस आया कि आप अपनी जनसभाएं नहीं कर सकते जो हम लोग यूनिसेफ की करते थे। मैंने कहा हमने क्या कर दिया? पता लगा कि चुनाव आने वाला 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, तब पता लगा कि जो चीज पूछो, ये ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है, इसका ऑर्डर पास नहीं हो पा रहा, कैबिनेट नहीं बैठ पा रही है, स्कूल में सिलेबस क्यों नहीं पूरा हो, सर टीचर सारे इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं। तो ये आपको जब जमीन पे जाएंगे तो सुनाई देगा, बार बार सुनाई देगा आपको, ये क्यों नहीं हो पा रहा है सर, इलेक्शन है, अगला म्युनिसिपल का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन। तो ये बड़ी बिल्कुल लोगों के जीवन में साधारण रोज सुनाई देने वाली बात है। शायद हमको दिल्ली में नहीं सुनाई देती है, हमको केवल एक ये पॉलिसी का डिसीजन लगता है। और ये रिस्टोर कर रहे हैं भाई, जैसे आपने कहा 51 और 57 के इलेक्शन हुए, पहली बार 59 में वो 356 यूज करके केरला की सरकार गिराई नंबूदरी-पात की, फिर 67 में जब सरकारें बनी 8, उसके बाद तो हर साल कोई कलर बात कह के, मतलब ऐसे इस तरह के कारण थे कि यार तुम्हारा पीला कोड मेरे पसंद नहीं है, सरकार गिरा दो। तो एक तरह से इसको रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, नाम आपने फैजाबाद से अयोध्या नहीं करा, आपने नाम रिस्टोर करा, आपने इलाहाबाद का नाम प्रयाग रिस्टोर करा, तो उस प्रैक्टिस को रिस्टोर करने में साथ में इलेक्शन हुआ करते थे, बड़े आराम से होते थे, जहां होते हैं वहां अच्छे से होते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जितने भी आपने बताया कि विपक्ष को जो भी कुछ ऐतराज हैं इससे कि राष्ट्रीय पार्टियों की चल जाएगी या क्षेत्रीय पार्टी, कई बार जो है कोई लोकल मुद्दा बहुत हावी हो जाएगा, उससे जो राष्ट्र में वोट पड़ना चाहिए था नेशनल इश्यूज पर, वो कम भाई, ये सारे रिस्क तो मोदी के लिए भी है ना, उसके लिए भी है। नहीं, लेकिन आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका मतदाता समझदार नहीं है, वो इस लोकल और नेशनल इशू में अंतर नहीं कर पाता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इस काम को रोकने वाले लोगों का एक आर्ग्यूमेंट है। हाँ, नहीं देखिए, आर्गुमेंट तो पक्ष में विपक्ष में हर तरह के हो सकते हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खारिज करने वाले लायक ही हों, लेकिन आपको कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में कोई फैसला लेने जा रहे हैं। तो इससे किसी को नुकसान होगा, ये सेटल होने में समय लगेगा। बीच में इतना लंबा ब्रेक आ चुका है कि इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित होने में समय लगेगा, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो उसमें किसी का नुकसान हो सकता है और किसी का फायदा हो सकता है। नहीं, अब आप सोचें कि ये जो 30 मतलब राउंड फिगर 30 इलेक्शंस अगर होंगे देश में एक बार, लोकसभा का और प्लस 30 विधानसभाओं के चुनाव, कितना बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है इसमें। मैं पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट बात कर रहा हूं, मतलब नेताओं की, लोगों, पार्टीज की, आपके इश्यूज की, आपके वादों की, और उसके लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं। मतलब मेक और ब्रेक जैसी बात है। तो जिसमें मतलब जुए का जो आखिरी सीन दिखाते हैं ना फिल्म का, जो भी कुछ होता है, वो हीरो वो एक साथ ऐसे कर देता है, सब लगा दिया मैंने। ये कुछ वैसा सा मामला साउंड करता है, नहीं? बिल्कुल सौरभ, और इस फैसले को अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट ने आज जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी रिपोर्ट को, वो पिछले 10-15 दिन या 20 दिन की बात है। 14 मार्च को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव की तैयारियों में जा रहे थे, तो एक बैठक में उन्होंने कहा कि नेता तो चुनाव की तैयारी करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे।
अधिकारियों के जिम्मे ये काम रहेगा कि अगले 100 दिन का जो मेरा टास्क है उस पर तैयार करें। तो लॉ मिनिस्ट्री में 100 दिनों के टास्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन का था। अच्छा, और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री ने लगभग 100 दिन हुआ, 100 दिन से एक दिन ज़्यादा, उसके बाद ये लाया गया। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इसमें वाकई कई सारी समस्याएं हैं। जैसे ईवीएम की अगर बात कर लें सौरभ, वो एक बड़ा इशू है। इस लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम की ज़रूरत पड़ी थी, राइट। अब उस अनुपात में आप सोच रहे हैं कि अगर राज्यों के सारे के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो कितने आपको ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी, वो कितने दिनों में आप बना पाएंगे। चुनाव आयोग से पूछा गया था तो चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को 10,000 करोड़ रुपए बताया था कि उतने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और ये बताया कि अगले 5 साल में हम वो करने की स्थिति में रहेंगे, मैन्युफैक्चर उतना करवा लेंगे। तो ऐसा नहीं था कि वो आसान काम है, उस पर मंथन हुआ है और सरकार भी ऐसा नहीं है कि उसको सोच नहीं रही है। दूसरे पहलू को अगर आप देखें जो कि चैलेंज के तौर पे, पहले प्लस पॉइंट में अगर देखें तो जैसा एक बात हो रही थी कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आचार संहिता अगर देश में लागू होता ही रहे तो फिर डेवलपमेंट काम कितना हैम्पर होता है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहा है सौरभ, आपको हैरानी होगी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे कार्यक्रम करना था प्रशासन को, चुनाव आयोग ने मना कर दी। इसके पहले लोकसभा के चुनाव, उसमें मना, विधानसभा चुनाव इसमें मना। किसी ने कहा था कि हैंडपंप ढक दो, क्योंकि हैंडपंप आरएलडी का सिंबल है, हाथी ढक दो, हाथी ढक दिए थे यहाँ पे। इस लेवल की देश में अगर लगातार ऐसे ही होता रहे तो फिर डेवलपमेंट वर्क हैम्पर होगा। पीएम मोदी इस एक सोच को लेकर आगे बढ़े थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। चैलेंजेस की बात करें, जैसे चुनाव के सामने आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव का ये कहना था कि पिछली बार महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव एक साथ हुआ था, जम्मू कश्मीर नहीं था। अब जम्मू कश्मीर आ गया, इसलिए महाराष्ट्र हम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हो, पूरे देश के 30 राज्यों के सब करा लोगे। देखिए दूसरी ये चीज- पॉलिटिकल सवाल है, इसको जोड़कर मत देखिए। नहीं, चुनाव आयोग का है, नहीं, political सवाल नहीं अरे है। चुनाव आयोग ऑन चुनाव- रिकॉर्ड ये कह रहा है। चुनाव आयोग 5-5 राज्यों के एक साथ कराता है कि नहीं? चुनाव आयोग जो ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के जम्मू साथ- कश्मीर वैसा नहीं है ना। जम्मू कश्मीर में अगर आप अरे सुरक्षा के लिहाज से जैसा आप भी हो, देखें- जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। नहीं, जम्मू कश्मीर को आप एक साथ लेने में आपकी दिक्कत थी, इसलिए लोकसभा चुनाव के साथ आपने विधानसभा नहीं वो कराया। पॉलिटिकल रीजन में नहीं जाता, दोनों के साथ अलग-अलग मानता करा रहे ही हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक्स का कोई जो चुनाव है आयोग पॉलिटिकल बात तो नहीं समस्या करेगा थी। ना। चुनाव आयोग जो बोला है वो ठीक मैं है, बता रहा ठीक हूँ। है। वो सर आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में आप लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हो, वहाँ सिक्योरिटी आपको बड़ी समस्या आई, तो कितने सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी अगर एक साथ इतने देश में चुनाव कराना हो तो इन सारे पहलुओं पे सरकार के स्तर पे बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि नहीं, ये करना है। करना इसलिए है कि इससे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हैम्पर होता है। नहीं तो नरेंद्र मोदी को ये नहीं लगता कि मतलब भाई मैं अपने लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा हूँ ये? उनके तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। नहीं, मैं इसको पास कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2029 की बात कर रहा हूँ, जब ये सारे चुनाव एक साथ होंगे, बिल्कुल। अगर हुआ तो 2029 के चुनाव की कल्पना कीजिए, क्या क्या बदल चुका। पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ होगा। नीचे महिला आरक्षण लागू हो चुका होगा, सीटों का परिसीमन हो चुका होगा, डिलिमिटेशन, सेंसस हो चुका होगा। तो डिलिमिटेशन होगा तो सारी सीटें बदल जाएंगी, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, सभी राज्यों में बढ़ जाएगी। और उसके अलावा महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होंगी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, हम 5 साल से नर्स कर रहे थे, वो सब मामला खत्म हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि फैसला लागू कैसे किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने देखा एक दिन कि जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधानसभा का सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। तो उन्होंने अफसरों को बुलाया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा साहब हिंदी का टाइपराइटर नहीं है, पूरे डिपार्टमेंट में एक टाइपराइटर। तो उन्होंने कहा बाजार से खरीद लो। तो उन्होंने कहा कि इतने टाइपराइटर नहीं है। तो उसके लिए फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की मीटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई। कहा 3 दिन मीटिंग कर लो। उसके बाद बुलाया, फिर चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, कहा कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा साहब 3 साल लगेगा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में। तो उन्होंने कहा थोड़ा कम करो। बोला कि बहुत वॉर फुटिंग पे करेंगे तो 2 साल में लागू होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये मान लेते हैं। 2 साल की सीमा जो है आज खत्म हो गई, कल से लागू होगा। हो गया। अच्छा, तो ऐसी चीजें पॉलिटिकल विल से लागू होती हैं। ये लॉजिस्टिक्स की ईवीएम कहां से बनेगी, कैसे बनेगी। अरे देश जो है हथियार बना रहा है, 60 साल से नहीं बना पा रहा था। इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने लगे। जूते तक तो- जूते तक इंपोर्ट तो होते थे आर्मी के। इसलिए जो है देखिए, ये सब परेशानियां निश्चित रूप से। अरे आपको बताइए, क्या इसमें ऑपोजिशन को कहीं ऐसा लगता है कि इसमें मोदी को, मैं अब केवल 2029 की बात कर रहा हूं, क्या मोदी को कोई अनड्यू एडवांटेज मिलने वाला है इसमें? नहीं, देखिए, जब भी किसी पार्टी के पास एक ऐसा नेशनल लीडर होगा जो बहुत पॉपुलर होगा तो बाकी लोगों को परेशानी होगी। आप थोड़ा पीछे चले जाइए,
वसंत साठे ने एक मतलब कांग्रेस नहीं चलवाया था, इंदिरा गांधी ने चलवाया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू होना चाहिए। बीजेपी सबसे ज़्यादा विरोध में खड़ी हुई कि ये तो इंदिरा गांधी से बड़ा तो कोई लीडर है नहीं पॉपुलर, ये हम तो खत्म हो जाएंगे, सारी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इंदिरा गांधी के कद के सामने कौन खड़ा होगा। तो उस सिद्धांत का विरोध नहीं कर रहे थे, इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा इसलिए विरोध कर रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं 2019 के इलेक्शन का एग्जांपल देता हूं। 19 के इलेक्शन में पुलवामा का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा था, बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा। वैसा कोई मोमेंट क्रिएट हो जाए किसी चुनाव में और उसके बाद भी नहीं मान लीजिए वो तो हुआ ही। और उड़ीसा में बीजेपी क्यों नहीं जीत गई 2019 और जबकि सीटें अच्छी मिली लोकसभा में? नहीं, वो अपैरेटस होना चाहिए, तब तक उतना था अपैरेटस बीजेपी के पास। ये तो हमेशा रहेगा कि उतना अपैरेटस। त्रिपुरा में कौन सा अपैरेटस था बीजेपी के पास जब जीती है पहला चुनाव? एक भी विधायक कभी नहीं हुआ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सौरभ, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से तथ्यहीन है, वो एकदम हो सकता है, लेकिन वो किसी भी दल के साथ हो सकता है ना। किसी भी अभी तो मोदी है ना, कांग्रेस की सबकी प्रॉब्लम क्या है विपक्ष की, अभी तो मोदी नहीं, है। तो ये भी हो सकता है ना कि अभी जो मोदी हैं ऐसा उल्टा दांव हो, ऐसा उल्टा मुद्दा हो कि भारी पड़ जाए, राज्य भी जाए, लोकसभा भी जाए। जो एंटी इनकम्बेंसी अच्छाई कैसे मोदी की आज है, कितने राज्यों में वो एनडीए की स्टेट- सरकार? 22 लगभग, शायद 20। और ये हो चुका है 2004 में समय से पहले चुनाव कराया और महाराष्ट्र की भी विधानसभा भंग कर दी कि हम जीत के आ ही रहे हैं। मान लीजिए अभी यूपी का विधानसभा चुनाव हो रहा होता लोकसभा के साथ, तो उस अपोजिशन के नैरेटिव के हिसाब से तो बीजेपी को घाटा होता यूपी में। अच्छा, अब जैसे यूपी की बात करते हैं, ये अच्छा आपने याद दिला दिया। देखें 2000 अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, हरियाणा का हो गया है, तो इसमें आप झारखंड और दिल्ली इनको भी अलग कर दीजिए आप। बल्कि हाँ, 25 में झारखंड और दिल्ली का प्रस्तावित है, तो 2025 के इन चुनावों से लेकर के बिहार और दिल्ली का, झारखंड तो अभी होगा, झारखंड तो अभी हो दिसंबर में जाएगा। हो इसी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र ठीक, तो राइट अभी हो राइट जाएंगे। राइट। तो हाँ, 25 में बिहार फिर और दिल्ली दिल्ली से अगले शुरू साल करते हुए होगा। दिल्ली, दिल्ली बिहार, फरवरी पश्चिम में, बंगाल, नवंबर में तमिलनाडु, बिहार। असम, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, ऐसे करते हुए 23 राज्यों के इलेक्शन होने। 23। अब यूपी का इलेक्शन पड़ता है बीच में अगर 2027 में। अब ये जो सिफारिशें हैं, इसके मुताबिक ये कहा गया है कि बीच में जो भी इलेक्शन होगा वो लोकसभा की जहां पर लोकसभा खत्म हो रही है 2029 तक, तब से लेकर तब तक के लिए ही है। मतलब ये 27 से लेकर 29 तक के लिए 2-2.5 साल के लिए असेंबली बनेगी। यूपी जैसे राज्य में इतना बड़ा रिस्क, 2.5 साल में 2 बार चुनाव कराना, रिस्क भाजपा के लिए भी पॉलिटिकल रिस्क है और बहुत सारे भाई प्रदेशों दोनों में। अब रिस्क तो दोनों के लिए। हम लोग नहीं जानते 27 में कौन जीतेगा यूपी में। मान लीजिए बीजेपी जीत गई तो उसके लिए रिस्क है, समाजवादी पार्टी जीत गई तो उसके लिए रिस्क है। तो ये ऑड्स बराबर हैं। हाँ, ऑड्स बिल्कुल ऑड्स बराबर हैं। किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये केवल मतदाता जानता है। ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना प्रधानमंत्री जानते हैं, ना राहुल गांधी जानते हैं। प्रधानमंत्री को ये पता है देश के लिए अच्छी बात है। और देखिए हम पुराने निबंधों में लिखे आ रहे हैं बचपन से कि इतने सारे इलेक्शन होते हैं, विकास का काम रुक जाता है। कोई नई बात नहीं है, चर्चा समाज में चर्चा बहुत समय से हो रही है कि इलेक्शन, हमारे यहाँ बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, टीचरों की ड्यूटी लग जाती है। मेरा शिक्षा में बहुत काम है, जिस टीचर से बात कर लो उसका यही रोना है कि मैं लिस्टें बनाऊं, फिर मैं चुनाव करवाऊं, फिर मैं वापस जाऊं, हमारा तो सिलेबस ही नहीं। अगर रिस्क और ऑड्स बराबर हैं, फिर ऑपोजिशन को क्यों परहेज है इससे? नरेंद्र मोदी के होने से। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर बीजेपी के पास नहीं होता तो चिंता नहीं होती। मान जाते हैं उनको, हाँ, उनको लगता है कि वो अपने पक्ष में नैरेटिव बना लेंगे, वो इसका फायदा उठा लेंगे, वो ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है। जननायक तो राहुल गांधी हैं, लेकिन तो उसका पता इसी से चलता। अगर जननायक सचमुच मानते होते तो कहते कि हाँ तुरंत करा तो आज ही दीजिए। करो। 29 में क्यों? नहीं, बात सही है, मतलब लेकिन 2029 फिर मतलब गजब होगा। अच्छा, इसमें हम लोग मजाक कर रहे थे बीच में, लेकिन मैं कह देता हूँ हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। और क्या भाई, बिल्कुल। मीडिया, व्यक्तिगत रूप से हम भी खिलाफ हैं। इलेक्शन तो स्टेपल फूड है, रोटी चावल तो इलेक्शन ही है। और न्यूज अगर नहीं है तो न्यूज़मैन के लिए नुकसान है। तो अगर हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत गलत फैसला ही है। और तब भी हम लोग बता रहे हैं कि नहीं, देश के हिसाब से इसमें क्या क्या अच्छाई है और उन सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब प्लसेस ज्यादा है या माइनसेस? प्लसेस ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि, और ये होना चाहिए। और जैसे हालांकि दुनिया में कई जगह नहीं होता, 7 या 8 देश का अध्ययन किया गया था, 7 देश का अध्ययन किया गया था इस कमेटी ने, इस रिपोर्ट को बनाने में 7 देशों का अध्ययन किया गया था, वहाँ बड़े सक्सेसफुल रहे हैं।
भारत जैसे देश के लिए तो बहुत सक्सेसफुल है इसमें। बाकी अगर उदाहरण छोड़ भी दें तो हमेशा चुनाव जैसे छोटे छोटे उदाहरण देके मैंने आपको बताया ना कि ऐसी ऐसी चीजें अगर हो रही हो कि शिक्षा दिवस पे एलजी का प्रोग्राम नहीं हो रहा, और उसके बाद सौरभ ये भी बात है तो प्रस्तावित थी कि जो भी चुनाव होंगे असेंबली और पार्लियामेंट के पहले होंगे उसके 100 दिनों में म्युनिसिपल और पंचायत के चुनाव उसमें वही बहुत बड़े चुनाव होते हैं। एक 4 साल आप जो है इंटरिम बजट पेश करते, फुल फ्लेज बजट नहीं पेश कर पाते। सर एक आर्गुमेंट मैंने और सुना है इसके अगेंस्ट, वो ये है फिर वही 2019 का इलेक्शन कि एक घटना जो है पूरे इलेक्शन का रुख मोड़ सकती है, और अब तो आप इसमें सारी असेंबलीज के इलेक्शन साथ में और जोड़ देंगे, तो जो पार्टी सत्ता में होगी केंद्र में उसको ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट करने के लिए ज्यादा वजह होंगी कि वो कुछ कि वो किसी तरीके से नैरेटिव ड्राइव करे, तो कुछ करो बड़ा, कुछ ऐसा करो। ये घटना क्रिएट करने की कोशिश में दुर्घटना भी हो सकती है। आप इस आशंका से कैसे मना कर सकते हैं? और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं तो फिर हम कह रहे हैं, आप मानकर चल रहे हैं कि मतदाता में स्प्लिट वोटिंग की समझ नहीं है। वो नहीं जानता कि विधानसभा में किसको आना चाहिए, मतलब राज्य में किसको आना चाहिए, केंद्र में किसको आना चाहिए। वो बहुत बारीकी से फैसला करता है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देख लीजिए, पूरे देश में एक नया फिनोमेना बनकर उभरे थे कि देश की राजनीति बदल देंगे। देश से लेकर विदेश तक से लोग, कितने लोग अपनी नौकरी छोड़कर आए, बिल्कुल प्रोफेशनल्स आए कि ये आदमी आया है जो देश को बदलने जा रहा है। दिल्ली में 3 चुनाव हो गए लोकसभा के, एक भी सीट नहीं मिली, और विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लगभग सारी मिल रही है। तो जनता का विवेक देखिए ना। और पंजाब से बाहर और कहीं किसी राज्य में लोकसभा की सीट नहीं मिली। जब पीक पर थे 2014 में, तब 4 सीटें पंजाब से मिली थी, उसके बाद 1 सीट मिली, और इस बार कितनी मिली है? 3। इसको लोकसभा और विधानसभा के हिसाब से ही नहीं सौरभ, सिर्फ लोकसभा के हिसाब से भी समझे हैं मतदाता के विवेक को। इसी चुनाव को उठा के देखें, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मतदाताओं ने क्या किया, सटा हुआ प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, पार्टी के हिसाब से अगर आप देख लें तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश का कोई असर उत्तराखंड में नहीं। तो जब एक चुनाव में, एक लोकसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है, हम सब लोग कहते हैं, मान रहे हैं कि जो है रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो विपक्ष का चल गया, तो एक राज्य में चला, दूसरे बिहार में नहीं चला। तो हम कह रहे हैं अरे बिहार छोड़िए, छत्तीसगढ़ बिल्कुल 85-90% आदिवासी, पिछड़ा, दलित है, वहां क्यों नहीं आरक्षण का मुद्दा चला? तो ऐसा नहीं है कि और सबसे बड़ा मुद्दा आज तक का मैं मानता हूं आजाद भारत का इमरजेंसी जी, नॉर्थ में, वेस्ट में चला, साउथ में नहीं चला। तो उसके हिसाब से तो साउथ में भी सफाया होना चाहिए था कांग्रेस का, नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर पॉपुलर विजडम कि भाई नेता होता है अपना हित तो देखता ही है सबसे पहले, तो इसमें मोदी जी को अपना कोई खतरा तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तभी वो ये काम कर रहे हैं। नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इस लाइन को लागू करना, 2-3 उदाहरण उठाकर अगर आप देखिए तो आपको लगता है कि एकदम उनके साथ न्याय नहीं होगा। जैसे नोटबंदी के फैसले को लागू करना, सबसे बड़ा नुकसान ये था उनके लिए पॉलिटिकली। जीएसटी को लागू करना पॉलिटिकली सबसे बड़ा नुकसान, के कुछ बीजेपी माना ही जाता रहा है कि यहाँ तो बिजनेसमैन की पार्टी है। सोचिए आपने क्या किया। तो उनके तमाम ऐसे फैसले हैं जो कि वो कड़े फैसले होते हैं, वो उठाते हैं, लेते हैं और बोलते भी हैं। आपको मैं बात बताऊं कि जब वो प्रधानमंत्री बन के आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था 2015 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री ने तब ये बताया कि हम कैसे मोबाइल बांटने वाले, अलग अलग पॉपुलिस्ट स्कीम। उस बीजेपी की बैठक थी जो गवर्नेंस को लेकर होती है मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्ती से ये कहा था कि चुनाव जीतने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक। 2017 के चुनाव में और वो चुनाव वो हारे, वहां पे नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बोलते भी थे कि इसके चलते बीजेपी का मैनिफेस्टो 7 दिन रुका रहा। प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं थे कि लोन वेवर होना चाहिए। पार्टी एकदम पीछे पड़ गई कि बहुत बड़ा स्टेक है, जिद मत करिए, छोड़ दीजिए, तब जाके जो है वो अनाउंस हुआ। बड़े और कड़े फैसले किए जा रहे हैं। गलत परंपरा डाल रहे हैं। गुजरात में 1 लाख FIR बिजली चोरी की दर्ज कराई उन्होंने। अब इससे कोई चीफ मिनिस्टर पॉपुलर तो नहीं हो जाएगा। अरे डेवलपमेंट के लिए कितने मंदिर गुजरात में टूटे। हाँ,
हिंदुवादी पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी को लोग हिंदुत्व का मतलब चेहरा और वो कन्विंस है कि ये फैसला फिर देश के लिए अच्छा हाँ, है और इसलिए होना चाहिए। वो जो नेशन फर्स्ट बोलते हैं उसमें वो यकीन करते हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा है सर जैसे मतलब सरकार के फैसलों से जनमानस बदलता है या लोगों को लगता है हाँ भाई ये बड़ा काम किया, ये अच्छा काम किया, ये कोई ऐसा फैसला है जिससे मोदी जी को गुडविल मिलेगी या ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जैसा है कि जनता को फर्क नहीं पड़ता? गुडविल ज्यादातर मिलती या नहीं मिलती है अगर इमोशनल मुद्दा हो, तो अगर उसको लोग पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं तो फायदा होता है, नेगेटिव रूप में देखते हैं तो नुकसान होता है। इस मुद्दे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों को ये इमोशनली कोई चार्ज कर सकता है पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी थी दोस्तों, और ये भी कि भाई इसमें रिस्क अगर है, नुकसान अगर है तो दोनों पार्टियों के लिए बराबर का होगा। मोदी जी भी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं तो विपक्ष को भी लगाना पड़ेगा। और जो बात हमने अंत में कही कि ऐसे बहुत सारे फैसले नरेंद्र मोदी के लिए जो फैसले करके नुकसान भी उठाया है, लेकिन लगा कि ठीक है देश के लिए करना चाहिए तो उसको लागू भी किया है। इसका फायदा भी कभी कभी होता है। वन नेशन वन इलेक्शन अब आप ये देखिए, इसके लिए 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा कि किसके फायदे में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, शांतनु बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया।